नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं बायोलॉजी के प्रथम पाठ जीवों में जनन के नोट्स को देखेंगे, जिसे आप कॉपी पे लिख के क्लास 12th बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगे, इसलिए वीडियो में शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12th बायोलॉजी के संपूर्ण पाठ का नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जीवों में जनन में पहला टॉपिक आता है जीवन अवधि। किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अर्थात कोई भी जीव कब उसका जन्म हुआ है और अपने जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु मतलब अर्थात एक तरफ से बोल दें तो उसके बुढ़ापा में वृद्धावस्था तक वह जीवित रहता है। कोई भी आकस्मिक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती है, प्राकृतिक मृत्यु उसकी होती है, तो वह उस व्यक्ति का जीवन अवधि कहलाता है। इसके बाद वाला टॉपिक है अधिकतम जीवन अवधि। अंग्रेजी में बोले तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन। इसमें आता है किसी जाति की जनसंख्या में एक जीव के द्वारा जीवित रहा गया अधिकतम आयु को अधिकतम जीवन अवधि कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति है, जब से उसका जन्म हुआ है वह किसी और व्यक्ति की तुलना में कितना ज़्यादा दिन जीवित रह सकता है, वह उसकी अधिकतम जीवन अवधि कहलाती है। इसके बाद औसत जीवन अवधि। औसत का अर्थ होता है एवरेज अर्थात कम। तो किसी भी जाति की कुल जनसंख्या के औसत आयु को जीवन अवधि कहते हैं। अर्थात कोई भी जीव कम से कम कितना दिन जीवित रह सकता है, वह उसकी औसत जीवन अवधि कहलाती है। कोई भी जीव है उसका कुछ जीवन अवधि होता है जो कि आपकी बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तितली 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। कौवा 15 वर्ष तक, तोता 140 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष, धान 3 से 4 माह, बरगद 200 से 1000 वर्ष, फल मक्खी 15 से 30 दिन, घोड़ा 60 वर्ष, गुलाब 20 से 30 वर्ष, हाथी 60 से 65 वर्ष, कुत्ता 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहता है। उसके बाद केला 13 वर्ष और गाय 15 वर्ष तक जीवित रह सकती है। नोट: किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि अगर हम आपसे बोलें कि केला का पेड़ बड़ा होता है गाय की तुलना में, तो केला अधिक दिन जीवित रहेगा, गाय कम दिन जीवित रहेगी। यह कोई अचानक वाली बात नहीं है। उसके शरीर पर यह निर्भर नहीं करता है कि वह कितने दिन तक जीवित रह सकता है। जैसे कि कौवा और तोता का शरीर और आकार लगभग समान होता है। कौवा को देखिएगा और तोता को, उनका शरीर लगभग एक समान होता है, रंग में फ़र्क होता है, लेकिन जो शरीर का वजन दिखाई देता है वह एक ही प्रकार से उनकी संरचना और वजन दिखाई देता है। लेकिन जीवन अवधि में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन कौवा और जो तोता होता है उसकी जीवन अवधि में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। जैसा कि आप लोग, कौवा 15 वर्ष तक ही जीवित रहता है और तोता 140 वर्ष जीवित रह जाता है। यह बहुत बड़ा अंतर। इससे यह साबित होता है कि कोई भी जीव कितना दिन जीवित रह रहा है, कितना जल्दी उसकी मृत्यु हो जा रही है, वह उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करेगा। अब आते हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं, फेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था, दूसरा जनन अवस्था और तीसरा जीर्णता या वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था या कायिक अवस्था यह जीव के जन्म से लेकर परिपक्वता के बीच की वृद्धि की अवधि है। अर्थात किशोरावस्था क्या होता है, जब भी कोई बालक जन्म से लेकर के वह अपने युवा अवस्था तक के उसके समय को किशोरावस्था या कायिक अवस्था कहते हैं। दूसरा जनन अवस्था। तो जनन अवस्था के दौरान जीव जनन करता है, अर्थात किशोरावस्था के बाद जनन अवस्था आता है। उसमें किशोरावस्था में बच्चे से वह व्यक्ति युवा होता है
और जनन अवस्था में युवा होकर के वह जनन करता है। तीसरा आता है जीर्णता या वृद्धावस्था। तो जनन अवस्था के अंत में जीर्णता होता है, जब शरीर की संरचना और कार्यों में कमी आ जाती है। वृद्धावस्था के अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। अर्थात जब जनन अवस्था का अंत हो जाता है, अर्थात जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उस जीव की मृत्यु हो जाती है, उसे जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जनन, जिसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जनक अपने जीव अपने जैसे संतान या संतति का उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। जनन अर्थात कोई भी किसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वह एक बालक का ही जन्म कर सकता है, कोई कुत्ता है वह कुत्ते का ही जनन कर सकता है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जनक अपने जैसे संतान या संतति उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। जीवों के जन्म की प्रक्रिया के दौरान कुछ निम्नलिखित आधारीय लक्षण समान पाए जाते हैं, जैसा कि आनुवांशिक पदार्थों जैसे कि डीएनए की प्रतिकृति, अंग्रेजी में बोले तो रेप्लिकेशन, व संततियों में स्थानांतरण होता है। दूसरा, कोशिकाओं का विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है और नहीं भी। तीसरा, स्वन्य के समान नई संततियों का निर्माण, संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु के जीवन चक्र चलता रहता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी बालक का जन्म होता है, वह उसके बाद युवा अवस्था में आता है। युवा अवस्था में आने के बाद वह अपने जैसे जो वह जनन करता है, जनन करने के बाद वह वृद्धावस्था में चला जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यही जीवन चक्र कहलाता है। जनन के प्रकार, तो जनन दो प्रकार के, एकल अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी के आधार पर जनन प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो प्रकार में बांटा गया है। पहला अलैंगिक जनन, अंग्रेजी में बोल तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में एकल जनक के शरीर के किसी कायिक भाग से या युग्मक निर्माण के द्वारा संतति उत्पन्न होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन को अयुग्मक जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। देखिए, अलैंगिक जनन की बात की जाए तो एक सामान्य सी बात हम इसके विषय में कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि केवल एक ही व्यक्ति जनन प्रक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की इस विधि में अकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप में समान संतति उत्पन्न होते हैं, जिसे प्रायः प्रतिरूप यानी कि क्लोन कहा जाता है। अर्थात उनका एक तरफ से बोलें तो उनका आकार और आनुवांशिक रूप में समान संतति उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रतिरूप यानी कि क्लोन कहते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बहुकोशिकीय जीवों के क्लोन उत्पन्न करने में सक्षम हैं। जैसे 1996 में भेड़ के बच्चों को क्लोन किया गया था। अब अलैंगिक जनन के भी प्रकार होते हैं। पहला विखंडन होता है, दूसरा मुकुलन, तीसरा खंडन, चौथा बीजाणु जनन, पांचवा कायिक जनन या प्रवर्धन, छठा उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन। विखंडन, अलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर के दो या दो से अधिक संतति का निर्माण करता है, उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन वह विधि है जिसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है वह विभाजित होकर के, चूंकि यह अलैंगिक जनन तो इसमें एक कोशिकीय जीव का ही निर्माण होता है, तो एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर के दो या दो से अधिक संतति का निर्माण कर देते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। ये विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन या द्वियुग्मी विखंडन, जिसे बाइनरी फिजन भी कहते हैं। दूसरा होता है बहुयुग्मी या बहुखंडन या बहुयुग्मी विखंडन। तो सबसे पहले द्विखंडन यानी कि द्वियुग्मी विखंडन के बारे में जानते हैं। तो विखंडन का वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर के दो संतति कोशिका का निर्माण करता है, उसे द्विविखंडन कहते हैं। मतलब विखंडन का वह विधि जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर के दो ही संतति का निर्माण कर सके, उसे द्विविखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। आगे हम लोग कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
अगर आपको यह नोट्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।